स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है भारत में खाद्य सुरक्षा। बड़े ही कॉन्सेप्चुअल वे में हम इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखिए, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको और शायद कहीं नहीं मिले, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। आइए देखते हैं दोस्तों, फैक्ट से थोड़ा सा अलग। फैक्ट भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पहले कॉन्सेप्ट पे, ताकि मुख्य परीक्षा भी आप लिख सकें। तो यहाँ देखिए दोस्तों, गरीबी से महायुद्ध, भारत में खाद्य सुरक्षा। सबसे पहले देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो खाद्य सुरक्षा सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, यही खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा केवल 2 जून यानी दो समय की, 2 टाइम की रोटी नहीं है, बल्कि केवल रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे बहुत अधिक है। खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम कौन कौन से हैं? खाद्य उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। खाद्य उपलब्धता क्या है? उससे तात्पर्य है कि पिछले वर्ष में हमारे देश में कितना खाद्य उत्पादन हुआ, कितना खाद्य आयात हुआ और सरकारी अनाज भंडारों में कितना खाद्यान्न संचित है, इस स्टॉक से है खाद्य उपलब्धता। पहुंच का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य मिले, और सामर्थ्य का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास, यानी हर एक व्यक्ति के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए, यानी खरीदने के लिए धन हो, पैसा हो। तो खाद्य सुरक्षा के ये 3 आयाम हैं। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों, आखिर क्यों खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है, क्यों देश इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहा है, इतना ज्यादा। तो सब्सिडी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए, मैं बता दूं जो बिल्कुल नए हैं न जानते हो, कि किसी चीज की कीमत अगर 10 रुपए है, लेकिन 10 रुपए में वो हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, तो सरकार क्या करती है, उसको मार्केट में 6 रुपए में उपलब्ध करा देगी। लेकिन कंपनियों को तो 4 रुपए घाटा होगा, तो ये 4 रुपए सरकार अपनी जेब से कंपनियों को देती है। ठीक, यानी अपनी जेब से क्या करती है सरकार? कंपनियों को देती है। तो ये 4 रुपए की सब्सिडी होती है, इसे ही कहते हैं सब्सिडी। यहां देख लेते हैं खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों। तो समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, लेकिन जब देश राष्ट्रीय आपदाओं जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, अकाल, वर्तमान समय में जो कोरोना चल रहा है, कोरोना इत्यादि से गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। क्लियर? इसलिए खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके बाद किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। तो मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा है, जैसे सूखा हो गया, या वर्तमान समय में जो कोरोना चल रहा है वही हो गया, तो जो नोवेल कोरोना है, तो खाद्य प्राकृतिक आपदा यानी सूखा है, तो सूखा के समय कुल उपज में गिरावट आती है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में जहां जहां ये सूखा है वहां पे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है, जिससे कीमतें बढ़ने लगती है। अधिकांश लोगों तक यह खाद्यान्न नहीं मिल पाता और गरीब तबके में धीरे धीरे भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है, जो कि एक दिन अकाल में बदल जाती है और ये बड़े पैमाने पर मौतों का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि भूखमरी वहां पे है, वहां दूषित जल है, वहां महामारियां है। तो ये है खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है किसी भी आपदा के समय। अगला टॉपिक देखिए, बंगाल का भयंकर दुर्भिक्ष, जो कि 1943 में हुआ था। तो भारत में जो सबसे भयानक दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा था, वह 1943 का बंगाल का फैमिन यानी बंगाल का दुर्भिक्ष या अकाल था। इस अकाल में बंगाल में लगभग 30 लाख लोग मारे गए। तत्कालीन बंगाल में, चूंकि देश आजाद नहीं हुआ था, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये चारों सम्मिलित थे। तो हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। इस अकाल का जो सबसे प्रमुख कारण था वो चावल के उत्पादन का घटना था। क्यों? क्योंकि जो बर्मा था उस पर जापान ने अधिकार कर लिया था, जिससे बर्मा से चावल का आयात रुक गया था। इधर ब्रिटिश शासन ने अपने सैनिकों के लिए जो युद्ध में लगे हुए थे उनके लिए चावल की जमाखोरी कर ली, जिससे अब चावल की कीमतें आसमान छूने लगी। इससे हुआ ये कि जो खेतिहर मजदूर थे, मछुआरे थे, परिवहन कर्मी थे, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल की खपत होती है। फिर बंगाल के अकाल को मानव रचित भुखमरी अगर कहें या ब्रिटिश राज के इतिहास का एक काला अध्याय कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से प्रीलिम्स के फैक्ट भी निकल जाएंगे।
इसके बाद से देखिए कि भले ही भारत में बंगाल जैसा अकाल तो कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहारी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई है। यही हाल राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले, महाराष्ट्र के कई जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है। इसलिए किसी भी देश के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तो आपका कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हुआ होगा, मेंस के लिए भी आपके कंटेंट मिले होंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद से है कि खाद्य असुरक्षित कौन है, यानी खाद्य सुरक्षा की खाद्यान्न की जरूरत वास्तव में इसकी किसे है। तो देखते हैं कि खाद्य असुरक्षित कौन है। पहला, जिनके पास भूमि कम है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम है। जैसे भारत में SC ST इनके पास तो भूमि 9 के बराबर मानी जाती है। इसी तरीके से OBC में भी कुछ वर्ग आते हैं और ऊपर से उनके पास खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए पैसा भी नहीं होता। तो ये है खाद्य असुरक्षित। फिर प्राकृतिक आपदा या किसी प्रकार की आपदा से प्रभावित लोग जिन्हें काम की तलाश में दूसरे जगह जाना होता है। अब काम बंद हो जाए, जैसे वर्तमान में नोबेल कोरोना के समय काम बंद हो गया, जितना पैसा था अब पैसा भी समाप्त हो रहा है क्योंकि काम तो है नहीं, कमाई हो नहीं रही है, तो अब वो खाएंगे कहाँ से। इसलिए खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है और ये ऐसे लोग खाद्य असुरक्षित कहे जाते हैं। फिर कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। और चौथा है गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाएं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बड़ी आबादी खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, भूखमरी। तो भूखमरी क्या खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को केवल और केवल एक अभिव्यक्त करती है? नहीं, ये अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि भूखमरी तो गरीबी लाती है। भूखमरी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। भूखमरी के 2 आयाम हैं, एक दीर्घकालिक भूखमरी, एक मौसमी भूखमरी। जब दीर्घकालिक भूखमरी वो होती है कि जब आय बहुत निम्न होती है और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में गरीब लोग अक्षम हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उनमें लंबी यानी दीर्घकालिक भूखमरी पैदा हो जाती है, यानी घर कर जाती है। एक समय भोजन मिलता है, फिर अगले टाइम मिले न मिले उन्हें खुद नहीं पता होता है। दूसरा, मौसमी भूखमरी। ये तब होती है जब वर्ष के कुछ समय में उन्हें काम न मिले। जैसे मान लीजिए किसान के लिए फसल उपजाने और काटने के बीच का जो चक्र है उसमें मौसमी भूखमरी आ सकती है। इसी तरीके से कोई रोजगार करने वाला प्लम्बर है या कोई भी है, जिस 2-3 महीने में उनको काम न मिले, उस समय उनके पास मौसमी भूखमरी या की समस्या पैदा हो सकती है। यानी भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम करने में अक्षम होता है। तो आगे देखते हैं, यानी भुखमरी का सीधा संबंध रोजगार से भी है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना, इसलिए भारत ने अपना लक्ष्य बनाया। सबसे पहले 1962 में युद्ध हुआ, 1965 में युद्ध हुआ, 62 में चीन युद्ध, फिर 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। इन लगातार 2 युद्धों से हमारी स्थिति बड़ी खराब हुई। फिर हमने 1966-67 में हरित क्रांति की नीति अपनाई। हरित क्रांति ने खाद्यान्न में काफी उत्पादन किया। यहाँ देखते हैं हरित क्रांति की जीवंतता खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। ध्यान रखिए, यद्यपि अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं रही, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई और अन्य राज्यों में उतनी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। जहां अनाजों का उत्पादन 2012-13 में बढ़कर 78.91 करोड़ टन तक पहुंच गया। यह अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन था। हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत आज खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। इस संदर्भ में सरकार की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के 2 घटक है। कौन कौन? बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक यानी सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत में कितना सामान FCI के माध्यम द्वारा खरीद कर अपने सरकारी गोदामों में संचित रखती है। क्योंकि ये सरकारी गोदाम FCI के माध्यम द्वारा होते हैं, इसलिए FCI कितना ये संचित रखी हुई है
जो कि उत्पादन किसान कर रहे हैं, तो कितना खाद्यान्न संचित रखी हुई है, ये कहलाता है बफर स्टॉक, ताकि जरूरत के समय इसका उपयोग किया जा सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, यानी जो राशन या अन्य दुकानों के माध्यम द्वारा जो सरकार मदद करती है गरीबों को और जो राशन वगैरह खाद्यान्न वगैरह देती है। आइए अगला देखते हैं। ये अंतिम पॉइंट है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% की आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यानी देश की लगभग 2/3 67% 67% जनसंख्या को इसका लाभ मिल रहा है। यह इसमें क्या होता है कि जो पात्र व्यक्ति होता है उसे चावल या गेहूं या मोटे अनाज क्रमशः चावल 3 रुपये, गेहूं 2 रुपये या मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम के राज्य सहायता यानी सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का हकदार है, जो कि मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवार जिनमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल है 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भी शामिल किया गया है। गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार भी हैं। ध्यान रखिए अधिकतम 2 बच्चों तक है। इसकी एक और शर्त है कि बच्चा जो है चाहे लड़का हो या लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सरकारी अस्पतालों में पैदा हुआ होना चाहिए। उसके बाद है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषक मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं। तो ये है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मुख्य परीक्षा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं पूरे खाद्य सुरक्षा से। अब आपके मुख्य परीक्षा के लायक सभी कंटेंट मैंने बता दिए, प्रीलिम्स के भी ढेर सारे फैक्ट हो गए। तो पढ़ने की यही रीति होती है कि मुख्य परीक्षा की तरह पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो खुद ब खुद मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। इसके अलावा इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।